चुनाव मंच के एक और सेशन में हम आ गए हैं और ये है फेस ऑफ सेशन। जी हां, फेस ऑफ सेशन में होगी गर्मा गर्म बहस, वो भी टाइमर के साथ, यानी कोई भी इधर उधर भटक नहीं सकेगा। सेकंड फेज की वोटिंग होने में अगर 48 घंटे से भी कम समय का वक्त बचा है, मुसलमान, हनुमान, भगवा, मुस्लिम, तुष्टीकरण, इनहेरिटेंस टैक्स, मंगलसूत्र, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द इस वक्त तमाम नेताओं के बयान, तमाम रैलियां घूम रही हैं। ऐसे में इन तमाम सवालों पर जवाब लेने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं डिबेट करने के लिए फेस ऑफ सेशन में। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं और हमारे साथ हैं अभय दुबे जी। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं अपने दर्शकों को कि ये फेस ऑफ किस तरह से होगा। यहां पर हमारे दोनों मेहमानों से हम सवाल पूछेंगे और उसमें दोनों को एक निश्चित समय दिया जाएगा। 2 मिनट आप अपनी बात रखिए, उसके बाद दूसरे मेहमान से हम अगला सवाल करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। और साथ ही इसके 5-6 राउंड होंगे जिसमें अलग अलग सवाल होंगे, ऑडियंस को भी मौका मिलेगा सवाल पूछने का। तो शुरुआत करते हैं राउंड 1 से। चलिए, सबसे पहले अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस दलित, पिछड़े, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए प्रधानमंत्री जी, मैं चुनौती देता हूं, हमारे घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द नहीं है, लेकिन हां, हम लोगों ने कहा है कि जातिगत जनगणना कराएंगे और हमने वो कराई भी थी। हम जब 2010 में पार्लियामेंट में ये कानून पास किया, 2011 से हमने प्रारंभ की, लेकिन जब वो पूरी हुई और 2013 में हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार जनरल को दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसने उसको छुपा दिया। जब भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पूछा गया तो प्रधानमंत्री जी ने शपथ पत्र देकर कह दिया कि आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल, एंट्री 69 ये केंद्र का अधिकार है, हम नहीं कराना चाहते। लेकिन बिहार के संदर्भ में जब बात होती तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कहते कि नहीं, हम उसके पक्ष में हैं। ये प्रधानमंत्री जी जो एक्सरे की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिल जाए ताकि उनकी गिनती, उनकी आर्थिक परिस्थितियां सामने आ जाए जिस प्रकार बिहार में आई है। मगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि उनके धन्ना सेठों को 1600 करोड़ रुपए रोज की आमदनी वो कमवा दें और किसानों के हिस्से सिर्फ 27 रुपए रह जाए, तो ये राहुल गांधी होने देने वाला नहीं है। 12 करोड़ युवाओं के रोजगार आप छीन ले, 84% की आमदनी प्रधानमंत्री कम कर दें, ये कांग्रेस पार्टी होने देना नहीं चाहती। जब आप हीरे पर 1.5% का जीएसटी लगाएं और नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री लगातार 7 साल से आपको चिट्ठी लिखते रहे कि 12 से 18% तक कृषि उपकरणों पर जीएसटी लग रहा है, प्रधानमंत्री जी सर लास्ट 30 सेकेंड, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? कम कीजिए, वो प्रधानमंत्री जी नहीं करना चाहते। तो ये जो सामाजिक अन्याय है, इसके खिलाफ न्याय की बात हम मुखरता से करते रहेंगे। मुस्लिम आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? अभी 17 सेकंड है जवाब देने के लिए। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, दिवाली, रमजान, कब्रिस्तान, शमशान, मटन, मछली, यही तो उनके पास है। इसके अलावा संदर्भ क्या है? ठीक है, टाइम अप। अगला सवाल अब प्रेम शुक्ला जी, आपसे 2 मिनट मिलेंगे। आप सत्ता में आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण के समर्थन में रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस का यह रिकॉर्ड रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार का आरक्षण छीनकर मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में इन्होंने, आंध्र प्रदेश की सरकार जब इनकी आई तब इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने की योजना का अमलीकरण करने का प्रयास किया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन इन्होंने बैठाया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जो बाद में कालांतर में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के सांसद भी रहे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा, जबकि संविधान सभा यह स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर आरक्षण की बुनियाद पर ही हुआ। एक बार इस देश को तोड़ने का कुकर्म कांग्रेस कर चुकी है, दूसरी बार तोड़ने पर क्यों आमादा है भाई? और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की यह भी रिपोर्ट थी कि जो ओबीसी जातियां हैं, उन ओबीसी जातियों का 6% आरक्षण भी छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाए। और कांग्रेस की जो बगल बच्चा पार्टियां हैं,
कांग्रेस की बगल बचा भी कर्नाटक का आज ही जो है आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, वहां पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट है कि इन्होंने सारे मुसलमानों को जो है ओबीसी में शामिल कर दिया है। सारे मुसलमान ओबीसी हैं क्या? और तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से पश्चिम बंगाल में अधिकांश ओबीसी की सूची में मुसलमानों को शामिल कर दिया, ये सबने देखा ही। तो ये पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण छीनकर मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं, ये इरादा साफ है। चलिए, तो राउंड 1 यहां पर खत्म होता है और अगले राउंड पर बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। आपसे सवाल है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते हैं आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप नवसी नरक अधिकारी। रामराज्य की अवधारणा में कहा गया कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े, प्रधानमंत्री जी, वो अक्षम्य अपराध है और उस राजा को दुख भोगना पड़ता है। कर्नाटका में भी यही खेल खेला था, हू बहू कर्नाटका की तरह व्यवहार कर रही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी। कर्नाटका में स्वयं बजरंग बली जी ने इनकी लंका में आग लगा दी। हमने पूछा फिर लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। बोले कपि ही है राघव आगे, उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में राम है। बोले कपि ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य हमारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य की अवधारणा क्या थी? ये झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं। हमने पहले दिन से कहा था क्यों चित्र अंकित है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हमारे संविधान में, जानते हैं आप? क्योंकि विधाता ने अपने विधान से खुद को भी ऊपर नहीं रखा। दो तीन प्रश्नों के जवाब देना आज बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी मंदिर के उद्घाटन में नहीं गई। अरे हमारे शंकराचार्यों ने प्रश्न खड़ा किया, प्रधानमंत्री जी ये पौष के मास में कोई शुभ कार्य नहीं करते, आप मत कीजिए। मैं जिस कुल से आता हूं, वशिष्ठ कुल से, उसके कुल गुरु थे राम जी के गुरु वशिष्ठ। उनके पास राजा दशरथ गए, उन्होंने कहा कि राम का राज्याभिषेक करना है, मुहूर्त निकालिए। उत्साह में आके उन्होंने कहा बेग विलंब न करिए रब, साजिए सबुई समाज, साजिए सबुई समाज। मैं चाहता हूं कि इस बेल को थोड़ा सा आप और एक्सटेंड कर दें ताकि नहीं, अब टाइम 22 सेकंड रह गए आपके पास। उन्होंने कहा सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए जुगराजू। उन्होंने कहा कि राम के लिए क्या शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है? क्या हुआ? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस भय वनवासी। राम जी को वनवास भोगना पड़ा। शंकराचार्यों ने कहा कि शिखा का निर्माण नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी रोकिए, सत्ता की भूख तो मिटा लेंगे, लेकिन सनातन धर्म के साथ नहीं। मैं समय पर इंक्रोच करके मैं आपसे चाहता हूं ये बहुत, इसके बाद आखिरी के 10 सेकंड उनको एक्स्ट्रा दीजिएगा। आखिरी प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। सनातन के इतिहास में सनातन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं, देखिए फिर आप डिरेल करें सर। ये हमला मैं इसलिए कहता हूं, नहीं बोला। आप आगे बोलिएगा, मैं आपको दूंगी मौका बोलने का। शंकराचार्यों ने बोलने का मौका सवाल दूंगी, फॉर्मेट ही खत्म हो जाएगा। सर आगे बोलिएगा। चलिए, तो आपसे अगले 2 मिनट आपको मैं दे रही हूँ जवाब देने के लिए जी। अगर वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते तो आप नमाज पढ़ने में दिक्कत करते हैं? हम बिल्कुल ये गलत प्रश्न कर रही हैं आप। देखिए नहीं, आरोप लगाते हैं। सुनिए, आपको काउंटर करने का मौका दूंगी सर, काउंटर करने का मौका दूंगी, आपको दूंगी। वो राउंड भी आएगा, सारे राउंड रखे, हमें पता है लड़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। मतलब इस तरीके से प्रस्तुत करती है जैसे वो सनातन नहीं, और हम राम नहीं, हम सब भारतवासी हैं, सनातनी बात में सुन लें। न्याय की व्यवस्था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए, जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहे उसका एकदम से स्वागत है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन इनका जो है, अभी रामचरितमानस के पंक्तियां सुना रहे थे, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजो ताको तजो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये जो है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कह गए हैं। और जो है कर्नाटक में एक व्यक्ति अपने दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, वो हनुमान चालीसा बजा रहा है, उसको घेर कर कर्नाटक में उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है और इनकी सरकार खामोश रहती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है कर्नाटक में। इतना ही नहीं, श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार जिसमें कांग्रेस शामिल पाई गई, उसने एक सांसद थी श्रीमती नवनीत राणा, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के तुम पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि जो कांग्रेस 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहती थी कि हम राजद्रोह समाप्त करेंगे,
वो हनुमान चालीसा पढ़ने को राजद्रोह मानती है। भाई हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह हो सकता है क्या? किसी की नमाज पढ़ने पर राजद्रोह लगा है क्या? किसी के रोजा रखने पर राजद्रोह लगा है क्या? किसी के बांग देने पर राजद्रोह लगा है क्या? लेकिन ये हनुमान चालीसा पढ़ने को राजद्रोह लगा देंगे। और क्यों लगाएंगे? क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, प्रभु राम तो काल्पनिक है। इनके अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीत गए तो सनातन का राज आ जाएगा। और इनके समर्थन कहते हैं सनातन जो है वो एड्स और HIV है। तो रामद्रोही जो है इनको तो कोर्ट बैरिसम इस देश की जनता तजने का संकल्प लेकर बैठी हुई है। इसलिए 4 जून 400 पार होना तय है। चलिए, तो अगला सवाल अभय दुबे जी, क्या देश के लोगों की संपत्ति उनसे छीनने जा रही है? कोई नया टैक्स आएगा अगर आप सत्ता में आए और आधे पैसे ले लेंगे और बांट देंगे ज्यादा बच्चों वालों में? सवाल ये पूछिए मुझसे कि क्या देश की संपत्ति पिछले 10 सालों में छीनी गई है, तो उसका जवाब होगा हाँ। किसानों से प्रधानमंत्री जी ने उनकी आमदनी छीन ली। एक अप्रवासी भारतीय ने 3 कृषि के क्रूर कानून का प्रस्ताव दिया और नीति आयोग ने उसको लागू कर दिया। 27 रुपए किसानों की आमदनी रही प्रधानमंत्री जी। आपके धन्ना सेठ दोस्त की नेटवर्थ इस दौरान 12 लाख करोड़ रुपए हो गई। मुझे बताइए, 45 वर्ष तक की भीषणतम बेरोजगारी एनएसएसओ ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने हिंदुस्तान में परोस दी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने कहा है कि 83% युवाओं के पास रोजगार नहीं। प्रधानमंत्री जी, उनकी आमदनी आपने छीन ली। इस हिंदुस्तान में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की आमदनी आपने छीनकर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दी। ये कौन कह रहा है? ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए और 70 करोड़ लोगों के पास भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, तो ये परिस्थितियां किसने निर्मित की? ये परिस्थितियां आपने निर्मित की। कांग्रेस पार्टी ने उद्घोष किया है कि पहली नौकरी पक्की। हमने कहा है कि जो शिक्षित युवा है जिनको रोजगार के अवसर आपने नहीं दिए, उनको हम 1 लाख रुपए साल की पहली नौकरी पक्की देंगे। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब परिवारों की महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। हम 30 लाख नौकरियां जो आपने रोक कर रखी है, 26% केंद्र सरकार के संस्थानों में पद रिक्त है। 26% पद रिक्ति का अर्थ है कि गवर्नेंस आपका फेल्यूर है हिंदुस्तान में, जो आप सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमने कहा है कि छात्रों का जितना उन्होंने लोन लिया है उन छात्रों के लोन को हम पूरी तरह माफ कर देंगे। 400 रुपए मनरेगा के मजदूरों को हम देंगे प्रधानमंत्री जी। तो हम अधिकार संपन्न भारत का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, जिस प्रकार 10 करोड़ आदिवासियों को उनकी जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, जिस प्रकार 15 हमने उनकी जमीन का अधिकार दिया जो आपने छीनने की कोशिश की। अब आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, ना तो इनके मैनिफेस्टो में लिखा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो आप खामखा में ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं लोगों के बीच? बिल्कुल हम भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हम सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार, संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का है। कहा था कि नहीं कहा था? 9 दिसंबर को कहा था, 9 दिसंबर 2006। उसके बाद इनके पृष्ठ क्रमांक 6 पर है कि हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। पृष्ठ क्रमांक 28 पर है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसके अनुपात में हम वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। आज ही इनके राहुल गांधी के परम गुरु सैम पित्रोदा ने कहा है कि संपत्ति मुझे हस्तांतरित हुई तो 55% ले लेंगे। किसके लिए लेंगे? जो अधिक आबादी, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। मेरे पिताजी अगर मेरे लिए पैसे बचा रहे हैं, आपके पिताजी आपके लिए पैसे बचा रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए पैसे बचा रहे हैं, आपका धन ले लिया जाएगा, ये सैम पित्रोदा कह रहे हैं। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इनका घोषणा पत्र कह रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो इसके बाद क्या हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र बचेगा क्या? क्योंकि मंगलसूत्र बाकी लोग तो पहनते नहीं है। पारसी लोग फिरोज का पौत्र तो मंगलसूत्र पहनाता नहीं है। हमारी मां बहनों का मंगलसूत्र जा सकता है। तो ये जो मंगलसूत्र तक, स्त्री धन तक
छीनने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको 4 जून 2024 4 जून 400 बार एक बार फिर मोदी सरकार। चलिए और अब अगला राउंड है हमारा राउंड 4 और राउंड 4 में मैं आप दोनों को मौका देती हूं एक दूसरे से सवाल पूछने का। पहले कौन पूछना चाहता है? एक मिनट पहले डिसाइड कर लीजिए, फिर टाइमर आप पूछेंगे। ठीक है, तो अभय दुबे जी पहले सवाल पूछेंगे। अभय दुबे जी क्या सवाल पूछेंगे आप? मैं जवाब के रूप में सवाल पूछता हूं, किसने छीन लिया मंगलसूत्र हिंदुस्तान की महिलाओं के गले से? प्रधानमंत्री जी पढ़िए, नोटबंदी बेटी का मंगलसूत्र और कुंडल बेचकर छुड़ाया पति का शव। प्रधानमंत्री जी तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर आपने लोगों को लाइन में लगाकर मारा। ये कोविड में एम्बुलेंस ड्राइवर की पत्नी ने मंगलसूत्र गिरवी रखकर पति का अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री जी कितना घृणित आरोप लगाते हैं। हमने अपने प्राणों की आहुति राष्ट्र पर दी, हमारी नेत्री ने अपना मंगलसूत्र राष्ट्र पर न्योछावर कर दिया, अपने पति का बलिदान दे दिया और इतने घृणित आरोप लगाते हैं। सिर्फ ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि आप अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जो इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की लूट की है, प्रधानमंत्री जी उस पर डाका डालते हैं। हमने नहीं, आरबीआई ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट की योजना मत लाइए। सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको पत्र लिखकर मई 2017 में कहा था प्रधानमंत्री जी कि सेक्शन 29C में इसका वायलेशन सवाल है, पूछ आप मत लीजिए। कीजिए। प्रधानमंत्री वक्त जा रहा है क्योंकि जवाब भी वो उसी वक्त में देंगे। मैं चाहता हूं कि इस वक्त का मैं इस्तेमाल करूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी जवाब ही नहीं देना चाहते, साहस ही नहीं उनको प्रश्न लेने का। अरे सवाल तो आज पूछ तक लीजिए। कोई सवाल आप 3 सवाल पूछ लीजिए, एक नहीं। मैं कह रही हूं आप वक्त का दुरुपयोग कीजिए और सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जातिगत जनगणना जो की है बिहार में, प्रधानमंत्री जी उसको समाप्त करेंगे? इकोनॉमिक सेंसस तो पहले भी हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी बताइए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं नीतीश कुमार ने करा दिया, क्या नीतीश कुमार से कहेंगे कि साहस है कि वो अपने जातिगत सर्वेक्षण को कचरे के डब्बे में डाल दे, या आज कहकर जाएं, ये प्रवक्ता कहकर जाएं भाजपा के कि ये सहमत नहीं है बिहार के जातिगत सर्वेक्षण से? ठीक है, और कोई सवाल पूछना है? वक्त बचा हुआ है आपके पास। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आपने सनातन धर्म का अपमान क्यों किया? क्यों नंदियों का है ये मंदिर? रामानंदियों का है, उसमें स्मार्ट, इसमें शिव, इसमें शाक्त नहीं आ सकते। हमारे शंकराचार्यों से माफी मांगिए प्रधानमंत्री जी, चारों शंकराचार्यों को अपमान करके आपने सनातन धर्म का अपमान किया है। ठीक है भाई, सनातनी मोदी जी ने अपमान किया है सनातन का और जातिगत जनगणना। मेरे को ये दो समझ में आया। और तीसरा, मंगलसूत्र की बात आप करते हैं, मंगलसूत्र आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो जवाब दीजिए। अब आपके पास अगले 3 मिनट। मंगलसूत्र हर महिला का सुरक्षित है और 4 जून 2024 के बाद ये मंगलसूत्र का नाम भी नहीं लेंगे डर के मारे, ये देख लीजिएगा। और ये समझिए, जातिगत जनगणना का इनका प्रश्न है। भाई जातिगत जनगणना बिहार में हमने समर्थन किया। हमारे गृह मंत्री, जो जनगणना जो है गृह मंत्रालय के मातहत आती है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी को उद्धृत कर रहा हूं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन जातिगत जनगणना सावधानी पूर्वक होना चाहिए। और आप मुझे बताइए, इस देश में जातिगत जनगणना बंद किसने की? शपथ पत्र आपने दिया सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना के खिलाफ। बोलने दीजिए। जातिगत जनगणना बंद की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए ये राजीव गांधी ने संसद में कहा। और ये पिछड़ों के बारे में, ये पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को कचरे के डब्बे में किसने डाला? नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने। मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने ठंडे बस्ते में डाला? इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू की गई तो संसद में खड़े होकर मंडल आयोग के खिलाफ कौन बोला? राजीव गांधी बोले। और जब हमने जो है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, इसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, ये हमारे पहले घोषणा पत्र में भी था, संकल्प पत्र में भी था। तो हम जो है पिछड़ों के साथ, और हमने तो इस देश को पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया और वो हैट्रिक करने जा रहा है 2024 में। फिर आपने आज तक एक पिछड़ा प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिया? बताइए मुझे, क्या बात है? हमने तो जो है पिछड़ों के साथ
हर साथ खड़े रहे, लेकिन ये पिछड़ों का आरक्षण भी छीनकर मुसलमानों के जबड़े में डालना चाहते हैं। ये पिछड़ा विरोधी है, ये देश जानता है। अब सनातन पर आप मुझे बताइए, जो त्रिपुंड लगाकर श्री गंगा जी में माला जपता हो वो सनातन के विरोध में हो सकता है क्या? जो केदारनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करे वो हो सकता है क्या? जो काशी विश्वेश्वर को पुनर्प्रस्थापित करे वो सनातन के विरोध में हो सकता है क्या? और जो श्री राम जन्मभूमि में उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एकादश दिवस का 11 दिनों का अनुष्ठान और व्रत करे वो हो सकता है? यह एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाला होगा। कौन होता है भाई जो सनातन को कहता है कि एड्स है, टीबी है, और उसके चरणों में आप शरण ले लेते हैं? जिन पेरियार को पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि इसका मानसिक इलाज करना चाहिए, आज उन पेरियार के चेलों की शरण में आप, जिनको आप राजीव गांधी का हत्यारा कहते थे, इससे बड़ी सत्ता लोलुपता का पूरी दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि अपने पति के हत्यारों के शरण में चली गई सोनिया जी। अब चलिए, अब आपको एक सवाल पूछना है, बट एक ही रखिएगा। उन्होंने तो मेरी गुजारिश मानी नहीं, फॉर्मेट खराब हो जाएगा, बस एक ही सवाल पूछ डालिए। नहीं, मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इंडी अलायंस केरल में कहता है कि राहुल गांधी का जो डीएनए है वो गांधी परिवार का नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएम के एक विधायक ने कल ही कहा है। राहुल गांधी वहां जाते हैं केरल में और कहते हैं ये मोदी जी से मिले हुए विजयन, वहां के मुख्यमंत्री इनको जेल में नहीं डाल रहे हैं। ये पंजाब में जो है 5 कांग्रेसी मंत्रियों को भगवंत सिंह मान जेल में डाले पूर्व में। अब बस करते हैं, आप मुझे क्योंकि कृपा 3 मिनट करके बताइए कि आप इंडी अलायंस में सीपीएम तृणमूल कांग्रेस पार्टी है या नहीं है? और आप केजरीवाल को कल तक जो गिरफ्तार करवा रहे थे ठीक है। और जो आपके 5 मंत्रियों को भगवंत सिंह मान ने गिरफ्तार किया, अभय दुबे जी। वो प्रतिशोध की राजनीति है या नहीं? ठीक है। मुझे मेरी भारतीय संस्कृति ने यह आचरण नहीं दिया कि मैं अपने प्रधानमंत्री के परिवार और उनके व्यक्तिगत विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं करूं। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये राहुल गांधी जी सीपीएम पर ने किया है। देखिए, बीच उनको में बोलने सीपीएम ने दीजिए। किया, मैं ये कोट कर रहा हूं। वो जवाब दे रहे हैं, आप बोले। राहुल गांधी जी के लिए कहें, बहुत जरूरी है आज देश को सच जानना। जिस प्रकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोसा जाता है, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने आरक्षण की व्यवस्था की थी वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब प्रांतों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई तो मद्रास में, उस समय मद्रास कहा जाता था, पहला मुकदमा लगा। उन्होंने कहा भारत के संविधान में लिखा है आर्टिकल 15 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और ये जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, विभेद नहीं किया जा सकता, इसलिए न्यायालय ने स्थगन दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने पहला संविधान संशोधन किया, फर्स्ट अमेंडमेंट, आर्टिकल 15(4). उसमें लिख दिया कि ये फंडामेंटल राइट होने के बावजूद आरक्षण के लिए प्रतिबंधित नहीं रहेगा। काका कालेलकर कमेटी का गठन किया, लेकिन काका कालेलकर कमेटी में जो एकमात्र सदस्य ओबीसी समुदाय के थे, शिवदयाल चौरसिया जी, उनका 80 पन्नों का डिसेंट था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आर्थिक आधार पर मत, इसमें सिफारिश है कि आप आर्थिक आधार पर तय करेंगे, तो ये जातिगत आधार पर हजारों साल से हमारे साथ दमन हुआ है। तो पंडित नेहरू ने एक क्षण नहीं लगाया और पंडित वो शिवदयाल चौरसिया जी की सिफारिशों को स्वीकार किया। उसके बाद आ जाइए मंडल कमीशन। 2 बार इंदिरा जी ने 77 के बाद 2 बार मंडल कमीशन का कार्यकाल बढ़ाया। आखिरी बार जब नोटिफिकेशन करना था तो वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जिसमें सर्वोच्च अदालत में मुकदमे में लंबित होने के बाद हमने उसको नोटिफाई किया। क्या अनर्गल और झूठे आरोप लगाते हैं। मैं प्रामाणिक रूप से बात कहता हूं। और दूसरी बात, जितनी अनर्गल बातें की जा रही है, एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिएगा कि किसने 70 वर्षों तक देश की सेवा की। हमने कहा है विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार का देश है। 100 वर्षों तक भी सत्ता न देनी हो तो न दो, लेकिन इस देश की कम्युनल हार्मनी को हम बिगड़ने देना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी, आप सत्ता की भूख मिटाने के लिए जातियों में, समाज में बंटवारे का जहर घोल सकते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम सवाल खड़ा करेंगे, जवाब जनता भी सवाल खड़ा करना चाह रही है। आपने जवाब दिया, आप जनता के बीच चलते हैं। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरे प्रश्न का जवाब आया क्या? जनता से पूछ लेते हैं। मेरे प्रश्न का जवाब आया क्या? मैंने प्रश्न का जवाब दिया। इन्होंने मेरे जनता समझदार है, जनता समझदार है, तय कर लेगी। सुनिए, 10 सेकंड दीजिए। अरे जनता को भी बोलने दीजिए। नहीं, बोलेगी जनता। 10 सेकंड में सिर्फ उत्तर देता हूं। प्रधानमंत्री जी, एक बार साहस जुटाइए। संजय निषाद ने कहा है
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठीक और है, उनकी ठीक है। मां के संबंधों पर इतना ठीक है। घृणित बयान दिया। वो बयान देने के बाद आप उनको गले लगा लेते हैं, अपने दल अपनी पार्टी में ठीक है, शामिल जरा करते ऑडियंस हैं। सुनिए, अब अगले राउंड की जतन तरफ- राम मांझी के अब खिलाफ राउंड सवाल खड़ा सुनिए ना, कीजिए जो ऐसे राम तो के फिर आप खिलाफ हमारा बोल- पूरा फॉर्मेट, अब जरा ऑडियंस के पास भी चलते हैं, वो लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ऑडियंस से कौन सवाल पूछना चाहेगा? पहले कांग्रेस से सवाल पहले बीजेपी से सवाल पूछ लेते हैं। बीजेपी से कौन सवाल पूछेगा? जी पूछिए। केजरीवाल को जेल क्यों भेजा? क्या बीजेपी सत्ता में आएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा आपके हिसाब से? टाइम स्टार्ट। देखिए, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी वैधानिक है, लीगल है। तो अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो उसको जेल भेजा जा सकता है, वो भी आम नागरिक की तरह ही है। यह दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को प्रबल करने वाली है। लोकतंत्र खत्म करने का पाप जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में किया था, आपातकाल लगाकर। अगला सवाल अभय दुबे जी के लिए, कांग्रेस के लिए। मेरा सवाल अभय दुबे जी से कि क्या राहुल गांधी अमेठी की सीट से चुनाव लड़ने में डरते हैं, और अगर वो डर रहे हैं तो क्यों राहुल गांधी जी को छोड़कर प्रियंका गांधी को आगे चेहरा नहीं बनाया जा रहा? ये निर्णय हमारी एक चुनाव समिति है, व्यक्तिगत नहीं होता। ना राहुल गांधी जी ये निर्णय ले सकते हैं, ना प्रियंका गांधी जी ले सकती है कि वो कहां से लड़ेगी। ये पार्टी को तय करना होता है और पार्टी इस बात का निर्धारण करेगी। मुखरता से, निडरता से चुनाव लड़ेंगे। और वो दोनों ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पहले चरण ने यह बता दिया है कि बहुत प्रचंड बहुमत से इंडिया दल की सरकार देश में बनने जा रही है। लेकिन पार्टी चलिए तो ठीक राहुल ठीक, गांधी काउंट जी मत की कीजिए। है वैसे ना। एक सवाल था क्योंकि वक्त की कमी है। अब एक क्लोजिंग सवाल मैं अपने दोनों मेहमानों से लूंगी और कहूंगी कि 2 मिनट में ही रहें। अब आपसे पूछते हूँ प्रेम शुक्ला जी, मोदी की गारंटी पर आप चले थे जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या फीडबैक मिला कि मंगलसूत्र पर आने की नौबत आ गई? नहीं, हम मोदी की गारंटी पर ही हैं। मोदी की गारंटी है कि कोई भी इस देश की माताओं बहनों का मंगलसूत्र नहीं छीन सकता। ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है कि हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, और मोदी जी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। लेकिन जब इनका मैनिफेस्टो 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से मिलेगा, तो तीसरे दिन ही इनका मैनिफेस्टो आया। उसके तीसरे दिन मोदी जी ने स्पष्टता से कहा कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो ला रहे हैं। हमने कोई जो है अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया है। इस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की, आतंकवादियों के समर्थन की, घुसपैठियों को पालने वालों के विरोध में इस देश का एक एक नागरिक है। इसलिए 4 जून 2024, 4 जून 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। चलिए अभय दुबे जी, बस एक सवाल आखिरी मेरा आपसे है। ये तो 4 जून 400 पार, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, गारंटी प्रधानमंत्री जी की किसको दी गई? गारंटी दी गई सैफुल्लाह फारूक को, दुर्दांत आतंकवादी जिसने पंडितों की हत्या की, जो 10 साल तक जेल में रहा, जो पाकिस्तान से 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, अजहर मसूद का शिष्य, उसको वार्ड नंबर 33 से चुनाव लड़ा दिया अमित शाह साहब ने कश्मीर में। तारिक अहमद मीर, गूगल करिएगा, दुर्दांत आतंकवादी पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी। 50 पार, 200 प्रधानमंत्री पार, जी ने 300 गारंटी पार, दी अजीत 400 पवार को। अजीत पवार का 23 केस, सेकंड। उस सुनेत्रा पवार और अजीत पवार का नाम चार्जशीट में से ड्रॉप कर दिया। हसन मुंशिफ को प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी। सर, प्रफुल्ल पटेल को प्रधानमंत्री जी ठीक ने है, आपके गारंटी इतने दी। सारे मुद्दे हैं, पर ये तो प्रधानमंत्री मेरे जी ने सवाल का सारे जवाब दीजिए, 10 भ्रष्टाचारियों सेकंड को बचे गले हैं। लगाया और कांग्रेस- गारंटी उनको दी। कांग्रेस 50 पार, 100 पार, 200 पार, नहीं, 300 अब पार। आप देखिए, आप चतुराई से मुझे अपनी बात चलिए, तो जनता के सामने हमने दोनों नेताओं को समय में बांधने की कोशिश की, और नेता और उनके बयान बंधते नहीं हैं, पर कोशिश थी। मैंने एक बार भी देखिए आपकी समय सीमा नहीं पार की। ठीक है, मैं बिल्कुल। अनुशासन में रहा। चलिए, तो बीजेपी का अनुशासन जग जाहिर है। चलिए, तो आपने खुद तय कीजिए कि हमारे इन 5 राउंड की डिबेट के बाद किसकी बातों में आपको ज्यादा दम नजर आया। शुक्रिया।